स्टूडेंट्स, अभी इस लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन का अगला पार्ट, जिसमें कि हम शुरुआत कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से। देखिए, जब आप एनसीईआरटी से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करनी है। अब बात आती है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है क्या। आप बताइए कि हमने जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि हमारे पास ये एक डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका हमने कहा कि ये थर्ड एंड है, ये इसका फिफ्थ एंड है, इधर इसका ये फिफ्थ एंड है और ये इसका थर्ड एंड है। ऐसा हमने पढ़ा डीएनए के बारे में, सही है। अब हम क्या बता रहे हैं कि भाई इसमें यहाँ आपको ये मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और फिर हमने कहा कि इसमें एक स्टैंड कोडिंग स्टैंड और एक स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड होता है। मैं डायग्राम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही रख रहा हूँ। आप बताइए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो वाला हिस्सा होता है जहां पर आरएनए बनाया जाता है, मींस ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, ठीक है। तो रीजंस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, रीजंस ऑफ द डीएनए वेयर हाँ ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, सही है। अब आप बताइए कि जैसे मान लीजिए इस स्टैंड को मैंने कोडिंग स्टैंड कहा, तो आप बताइए कि अगर ये कोडिंग स्ट्रैंड होगा तो ये स्ट्रैंड टेम्पलेट कहलाएगा, क्योंकि इससे आरएनए बनना है, नया आरएनए बनना है, सही है। अब आपको ये समझना होगा कि अगर एक स्टैंड को हमने टेम्पलेट कहा है तो टेम्पलेट पर हमने आरएनए का फॉर्मेशन करना है। आप बताएंगे कि यहां पर हम फॉर्मेशन करेंगे किसका, आरएनए का। टेम्पलेट पर आरएनए का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम में ध्यान देंगे तो मैंने एक चीज का ख्याल रखा कि मैंने इस पूरे डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट नहीं किया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जो हिस्सा टेम्पलेट का आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, उससे पहले एक साइट जिसे कि हम प्रमोटर साइट के नाम से जानते हैं, प्रमोटर रीजन के नाम से जानते हैं, वो आपको पढ़ना है। और लास्ट में जहां ट्रांसक्रिप्शन आपका बंद होता है उसे आप टर्मिनेटर साइट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये प्रमोटर टर्मिनेटर जो है, ये आपको बताना है कि कहां प्रेजेंट होके, डीएनए पर। आपको ये समझना है, जो डीएनए आरएनए का सिंथेसिस करता है, तो आप बताएंगे कि प्रमोटर और जो टर्मिनेटर है वो डीएनए के पार्ट है, ना कि आरएनए के। पहले तो ये क्लियर कर लो। फिर दूसरी बात ये बताओ कि जो हिस्सा बीच में से यहां ये वाला आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है, जिससे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इस पार्ट को हम नाम देंगे स्ट्रक्चरल जीन। क्या नाम देंगे? स्ट्रक्चरल जीन। तो आप बताएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है उसमें 3 पार्ट हो गए, लेकिन ये तीनों रीजन किसके हैं? डीएनए के। मैं यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे गलत करवा सकता हूं। मैं करवा सकता हूं कि भाई जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, मींस प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन या टर्मिनेटर आर द पार्ट ऑफ द आरएनए। तो बच्चा क्या ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ता है, तो वो सोचने लग जाता है कि अच्छा ये आरएनए के बारे में ही तो है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आरएनए का पार्ट होता है। बोलो नहीं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का पार्ट है। मतलब प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जो है वो डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए पर प्रेजेंट है, ना कि आरएनए पर। हाँ, स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए बनता है, प्रमोटर और टर्मिनेटर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। एक चीज, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है उसमें 3 पार्ट आपको याद करने हैं। सबसे पहले हाँ प्रमोटर रीजन, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा टर्मिनेटर, ठीक है। और यहां आपको यह याद करना है कि भाई प्रमोटर से टर्मिनेटर की तरफ, प्रमोटर से टर्मिनेशन की तरफ जब आप आरएनए का सिंथेसिस करते हैं, जब आप आरएनए का सिंथेसिस करते हैं, तो बताएंगे कि ये ट्रांसक्रिप्शन बाय होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आपको ये बताना है कि भाई ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए बना रहा है, लेकिन बना डीएनए पर रहा है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट कहलाएगा। एक चीज। दूसरा, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है, फिर बोल रहा हूं, चाहे रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, इसमें नया स्ट्रैंड हमेशा 5 to 3' ही बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि टेम्पलेट जो है वो 3 to 5 है, तो उस पर बनने वाला नया आरएनए 5 to 3' ही चलेगा। ये बात दिमाग में रहनी चाहिए आपके। और आप बताएंगे कि उसका ठीक अपोजिट जो कोडिंग वाला स्ट्रैंड है,
उस पे आपको 5 to 3 बताना है। तो कल को अगर आपसे पूछें कि कोडिंग स्ट्रैंड और आरएनए का सीक्वेंस सेम है, बताइए यस। बस एक प्रॉब्लम है कि थाइमीन जो है वो डीएनए में और यूरेसिल जो है वो आपको किसमें, आरएनए में मिलेगा। टेम्पलेट और आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सिमिलर नहीं होते। टेम्पलेट और आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, कोडिंग और आरएनए एक दूसरे के सिमिलर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज तो ये आप याद रखिए। इसको एनसीईआरटी ने कि भाई कोडिंग से आरएनए सेम होगा और टेम्पलेट से आरएनए जो है बच्चे वो कैसा होगा, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री। या ये ना जो जहां एनसीईआरटी ने ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, उसके ठीक ऊपर एनसीईआरटी ने एक सीक्वेंस लिख के दी है, कोडिंग की एक टेम्पलेट की। और फिर आपसे पूछा गया कि आप आरएनए की बता सकते हो क्या सीक्वेंस? बिल्कुल बता सकते हैं। बोलो जो सीक्वेंस कोडिंग की है वही सीक्वेंस किसकी है, आरएनए की है। सही है। तो मैं आपको बताऊं, यहां मैं आपको लिख के दूं कि नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस इज सेम इन कोडिंग स्ट्रैंड एंड आरएनए। इनमें नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस क्या होगी, सेम। बस आपको यूरेसिल मिलेगा इन द प्लेस ऑफ थाइमीन। सही है। और आपको बताना है कि नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री इन आरएनए टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके क्या रहेगा, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, ये ध्यान रखना। एक चीज और, यहां एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो डायग्राम में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात करती है। तो आप देखिए कि ये वाला जो स्टैंड है ये कौन सा स्टैंड है, बच्चा कहता है कोडिंग स्टैंड है। तो बताएंगे कि जो कोडिंग स्टैंड है उसके 5 डैश की तरफ प्रमोटर प्रेजेंट है, तो आप इसे अप स्ट्रीम कहेंगे। और कोडिंग स्टैंड के 3 डैश की तरफ आपको टर्मिनेटर मिल रहा है, तो इसकी पोजीशन को आप डाउन स्ट्रीम कहेंगे। इसका मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम नाम जो है वो टेम्पलेट नहीं, कोडिंग के अकॉर्डिंग आप याद करेंगे तो जल्दी दिमाग में घुसेगी आपके बात। किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, प्रमोटर क्या है कि कोडिंग के अप स्ट्रीम की तरफ और कोडिंग के डाउन स्ट्रीम की तरफ। आप नॉन कोडिंग को मत याद करिएगा, क्योंकि अगर आपने सॉरी टेम्पलेट को मत याद करेगा, टेम्पलेट याद करेगा ना बच्चा तो फिर ये कहेगा इधर 3 है इधर 5 है। तो ये तो डाउन और अप हो गया। तो आप बताइए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो है वो हम किसके अकॉर्डिंग याद करेंगे, एग्जैक्टली जब आप उस डायग्राम के ठीक नीचे की एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी आपको एक बात और लिख के देती है, रिवर्स करने की बात करती है। वो बात ये है कि अगर ये वाला जो डायग्राम है डीएनए का, इस डायग्राम ऑफ डीएनए में जैसे हमने कहा कि भाई ये वाला जो नीचे वाला स्टैंड था, ये स्टैंड कौन सा था, तो बच्चा कहता है कि सर ये स्टैंड कोडिंग स्टैंड था। सही है बात। और हमने इस तरफ किसको रखा है, प्रमोटर को, और इस तरफ किसको रखा है, टर्मिनेटर को। इधर हमने बताया 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश, और ये हमने बताया है टेम्पलेट। ये डिटो डायग्राम बनाया मैंने, और बीच में ये वाला स्ट्रक्चरल जीन, ये प्रमोटर और ये टर्मिनेटर। सही है। एनसीईआरटी कह रही है कि अगर इस डीएनए पर टर्मिनेटर और प्रमोटर को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब कि जो प्रमोटर है उसे तो टर्मिनेटर कर दिया जाए और जो टर्मिनेटर है उसे प्रमोटर कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। सही है। तो बताइए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड है वो भी बदल जाएंगे, वो भी बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। सही है बात। आप बताइए कि आप इसको तो बोल रहे हैं अब क्या, प्रमोटर, और इसे क्या बोल रहे हैं, टर्मिनेटर। तो आप बताएंगे कि अप स्ट्रीम वाला हिस्सा तो ऊपर वाले में चला गया ना, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोडिंग। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, टेम्पलेट। तो आप ध्यान दीजिए कि सेम डीएनए है, समझना बात, सेम डीएनए है, इसमें प्रमोटर और टर्मिनेटर को रिवर्स कर दिया गया है। तो आप बताइए कि जो स्टैंड कोडिंग था वो टेम्पलेट, और जो टेम्पलेट है वो कोडिंग हो जाएगा, मतलब ये भी रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो बातें लिखी हैं, इसी पैराग्राफ के अंदर डायग्राम के ठीक नीचे एनसीईआरटी ने कुछ एक्स्ट्रा 4 बातें और लिखी हैं। एनसीईआरटी लिख रही है कि जो प्रमोटर और टर्मिनेटर होते हैं, इनके इस तरफ कुछ एडिशनल और आपको रेगुलेटरी सीक्वेंसेस मिलती हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी कह रही है कि फर्दर आगे रेगुलेशन ऑफ जीन में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इसका मतलब लास्ट की 3 लाइनों में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद वहां मेंशन करके दे दिया कि इसे तो हमें आगे पढ़ना है। आगे कहां पढ़ना है? तो हम कहते हैं आगे हमें पढ़ना है इसे, हाँ, रेगुलेशन ऑफ जीन में, ठीक है, वहां इसको पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक अगर हम एनसीईआरटी से देखेंगे तो वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। ये तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझा दी मैंने। अब अगला टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, इस पे बात करने वाले हैं। अब हम डायग्राम में यही रखूंगा, आपको मैं यहीं से समझा दूंगा चीजें। अब टॉपिक इसमें ऐड हो गया है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। आप बताइए कि भाई जब बात आती है पर्टिकुलर किसकी, जीन की, तो आपको बताना है कि जीन कुछ और नहीं, वास्तव में क्या होता है, डीएनए ही होता है। वास्तव में क्या होता है, डीएनए ही होता है। लेकिन आपको बताना है कि भाई ये ठीक है कि जो जीन है वो डीएनए है, लेकिन एनसीईआरटी यहां ये बात मेंशन करके देती है आपको, जैसे ये टॉपिक शुरू करते हैं, कि भाई आपको लिटरली ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें कि जीन क्या होता है, तो बोला डिफाइन करना मुश्किल है। बस हम क्या कहते हैं कि डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए सिंथेसिस करता है, डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए सिंथेसिस करता है, तो आप बताएंगे कि रीजन ऑफ डीएनए which synthesize the RNA is termed as gene। अब बच्चा कहता है कि सर आरएनए तो हमारे पास 3 टाइप के हैं, एक है टीआरएनए, एक है आरआरएनए, एक है एमआरएनए। तो क्या हम जीन उन सभी रीजन्स को बोलें जहां से टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए सब बन रहा है? बोलो यस, आप सभी को जीन बोलिए। लेकिन अगर पर्टिकुलर जीन को डिफाइन करने की बात आए, जीन को अगर पर्टिकुलर डिफाइन करने की बात आए, तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई इसे हम सेगमेंट ऑफ द डीएनए सिस्ट्रॉन से भी समझा सकते हैं, सिस्ट्रॉन से भी समझा सकते हैं। और सिस्ट्रॉन जो है बच्चे, वो डीएनए का सेगमेंट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर, एनसीईआरटी की लाइन लिखता हूं फिर समझाता हूं, फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। यहां पॉलीपेप्टाइड का मतलब है प्रोटीन। अब आप बताएं कि डीएनए से जब आरएनए बनता है, तो आरएनए में टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए तीनों हैं। अगर मैं आपसे यह पूछ लूं कि इन तीनों आरएनए में से ऐसा कौन सा आरएनए है जिसके पास प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है, तो हम कहते हैं कि वो आरएनए है एमआरएनए। तो इसका मतलब ये मेरे पास पूरा एक डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, ध्यान दीजिएगा बात पर। लेकिन इस डीएनए में से पर्टिकुलर ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये एमआरएनए को बनवाता है, जिससे कि आगे प्रोटीन्स बनते हैं। तो आप बताएंगे कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक का, इसे हम नाम देंगे सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन, इसका मतलब यह हो गया कि सिस्ट्रॉन वास्तव में जीन होता है, लेकिन सारे जीन सिस्ट्रॉन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि दूसरे जीन टीआरएनए और आरआरएनए को भी बनाते हैं,
और जो टीआरएनए और आरआरएनए को बनाते हैं, क्या उनको आप सिस्ट्रॉन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। सिस्ट्रॉन किसको कहेंगे हम? डीएनए का वो सेगमेंट जो पर्टिकुलर किसको बना रहा है? आरएनए को। और उससे उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन, एमआरएनए को, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है? प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन है। तो ये समझना होगा आपको कि सिस्ट्रॉन हम केवल उसी पार्ट को बोलेंगे जो, इसका मतलब आप समझिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर एक जीन का स्ट्रक्चर है, जहां से हम फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं? आरएनए का। इसमें तीन चीजें हैं, प्रमोटर है, टर्मिनेटर है और स्ट्रक्चरल जीन है। इसे हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। लेकिन क्या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पूरा का पूरा जीन के फॉर्म में काम करता है? तो हम कहते हैं नहीं। इसमें स्ट्रक्चरल जीन को हम पर्टिकुलर आरएनए बता रहे हैं अभी के लिए। मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि अभी भी इस पे संशय है, क्वेश्चन मार्क है कि प्रमोटर और टर्मिनेटर जो है, ये दोनों ही रीजन हेल्प तो करते हैं ना बच्चे आरएनए बनाने में, तो क्या इनको जीन नहीं बोला जा सकता? तो इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं बुक्स के अंदर। लेकिन अभी आप कौन सी क्लास में है? 11th-12th क्लास के अंदर। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि जीन हम पर्टिकुलर उसी पार्ट को बोलेंगे जो किसका सिंथेसिस करेगा? आरएनए का। कौन सा आरएनए? बोलो तीनों आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। लेकिन सिस्ट्रॉन हम पर्टिकुलर उसी पार्ट को बोलेंगे डीएनए के, जिससे क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। ये ध्यान रखनी है आपको बात। और दूसरी बात, डीएनए सेगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, मींस प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन के लिए, उसी को सिस्ट्रॉन कहेंगे, मतलब जहां से एमआरएनए बनता है। यहां एक बात का और आपको ख्याल रखना है, किसके बारे में? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में, है ना। इसमें एनसीईआरटी में आगे पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक की बात करी है, उसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ी सी बात क्लियर कर देता हूं, है ना। आगे फिर अपने टॉपिक क्लियर करेंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और अगर आप बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि चीजों को थोड़ा सही से लीजिए। एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं मैं, और कोशिश कर रहा हूं कि आज या कल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में सारे रेगुलेटर्स के फंक्शंस, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, पांचों के फंक्शंस का एक लेक्चर लूंगा मैं। वो मैं आपको सारे फंक्शन समझा दूंगा। और उसके बाद डेवलपमेंट, उल्टा चलूंगा एक्चुअली मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, क्योंकि बच्चों की डिमांड है अभी काफी, तो मैसेजेस खूब सारे आए पड़े हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं करूंगा उसको भी, है ना। तो आप आज कल में मैं आपको वो लेक्चर भी दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने सिस्ट्रॉन की बात कर ली, तो यहां पर एनसीईआरटी अब आपको बताती है कि जो डीएनए का सेगमेंट एमआरएनए को बनाता है, उसे आपने सिस्ट्रॉन कहा। ये बात हमें समझ में आई। लेकिन ऑर्गेनिजम्स में सिस्ट्रॉन्स जो होते हैं, उसके बेसिस पर जो जीन है, वो दो टाइप के आपको याद करने हैं। पहले आप बताइए, इन प्रोकैरियोट्स एमआरएनए सिंथेसिस करने वाले जीन्स पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक किसमें बताएंगे आप? तो आप बताएंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है प्रोकैरियोट्स और द बैक्टीरिया, एक ही बात है, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ द प्रोकैरियोट्स। और दूसरा आपको याद करना है यूकैरियोट्स के बारे में। तो आपको बताना है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, इन यूकैरियोट्स में जो जीन रहेंगे वो रहेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या है? बोलो, 1 mRNA कोड मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोटीन। मतलब एक एमआरएनए में एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन है प्रोटीन्स को बनाने के लिए। सिस्ट्रॉन पर्टिकुलर वो पार्ट है जो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन को बनाता है। अगर किसी एमआरएनए के पास एक से ज्यादा प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, तो मोर देन वन के लिए शब्द यूज करेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक। लेकिन अगर किसी एमआरएनए में एक प्रोटीन ही बन रहा है, एक एमआरएनए से अगर एक ही प्रोटीन बन रहा है, तो उसको हम नाम क्या देंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो इसका मतलब 1 mRNA कोड फॉर 1 प्रोटीन, मतलब एक एमआरएनए से एक प्रोटीन बन रहा है, तो नाम दे देंगे उसे हम क्या? मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये मोस्टली यूकैरियोट्स में होता है। अब यूकैरियोट्स में क्या है,
आपको मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक को ऐसे याद करना है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, यूकैरियोट्स के अंदर आपको यह समझना है कि डीएनए की अमाउंट ज्यादा होती है, तो ज्यादा डीएनए से ज्यादा प्रोटीन बनाया जा सकता है, तो वहां ज्यादा मारामारी नहीं है। तो आप बताइए कि डीएनए कहता है कि मैं एक एक एमआरएनए बना बना के दे रहा हूं, उससे आप एक एक प्रोटीन बनाते जाओ क्योंकि डीएनए खूब है अपने पास। लेकिन प्रोकैरियोट्स में डीएनए कंपेयर जो यूकैरियोट्स की कंपेयर डीएनए की अमाउंट कम होती है, तो कम डीएनए से आपको ज्यादा प्रोटीन बनाना है, तो आपको बताना है कि यहां पर फिर आरएनए जो रखे गए वो पॉलीसिस्टोनिक रखे गए, ताकि कम डीएनए से ज्यादा टाइप के क्या बनाए जा सके, प्रोटीन्स बनाए जा सके। इस बात को आप समझ लीजिए। एनसीईआरटी में यहीं पर आगे एनसीईआरटी एक्सॉन और इंट्रॉन्स के बारे में बात करती है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। फिर हम आगे चलेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की तरफ, क्योंकि मैं चल रहा हूं एनसीईआरटी की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की सीक्वेंस अगर आप पकड़ के चलेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से बच्चे परफॉर्म करके आएंगे। तो अभी मैं आपको आगे की सीक्वेंस शुरू करूं तो एनसीईआरटी आपको इसमें आगे बताती है बच्चे एक्सॉन और इंट्रॉन्स के बारे में। वो क्या होते हैं पहले उनको समझेंगे, फिर वो कैसे बनते हैं फिर उनको समझेंगे। चलिए, टॉपिक यही चल रहा है आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, लेकिन इसमें अब आगे मैं आपको एक्सॉन और इंट्रॉन्स के बारे में बताता हूं। देखिए कि जब हम एक्सॉन और इंट्रॉन्स की बात करते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन्स की बात करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी आपको कोडिंग और नॉन कोडिंग के बारे में बताएगी। समझिए, मैं बात करता हूं पहले प्रोकैरियोट्स की, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा यूकैरियोट्स की। ठीक है, एक्सॉन और इंट्रॉन को समझाने के लिए। ठीक है, आप बताइए कि ये प्रोकैरियोट्स का डीएनए है, बीच में लाइन खींच लेते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे हमारे लिए। हाँ, ये बताइए कि हमारे पास डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, इसने आगे एमआरएनए बनाया, और बताइए कि पूरा का पूरा एमआरएनए यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। तो आप बताएंगे कि पूरा का पूरा एमआरएनए यहां प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, तो आपको याद करना है एक्सॉन्स के बारे में। किसके बारे में? एक्सॉन्स के बारे में। तो बताइए कि एक्सॉन्स बेसिकली हम कहते किसको हैं? आप बताइए, एक्सॉन्स होते हैं पार्ट ऑफ आरएनए विच हैव इंफॉर्मेशंस फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन। तो देखिए, सिस्ट्रॉन जो पार्ट था वो डीएनए था, लेकिन जब एक्सॉन आएगा ना, एक्सॉन लिखा हुआ, तो आप पार्ट ऑफ आरएनए बताएंगे। अब यहां मैं स्टेटमेंट बेस्ड आपसे गलत करवा सकता हूं, मैं कहूंगा कि एक्सॉन इज द पार्ट ऑफ द डीएनए, आप कहेंगे नहीं ये तो गलत बोल दिया, एक्सॉन इज द पार्ट ऑफ द आरएनए जो कि पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करता है, उसे हम एक्सॉन कहेंगे, उसे हम एक्सॉन कहेंगे। दूसरी बात आपको समझनी है कि यहां बताइए कि पूरा का पूरा एमआरएनए यहां से लेकर यहां तक पूरा एमआरएनए किसे बना रहा है? प्रोटीन को। तो आप बताइए कि पूरा का पूरा एमआरएनए ही एक्सॉन्स रखता है, पूरा का पूरा एमआरएनए ही एक्सॉन्स रखता है। लेकिन जब बात आती है यूकैरियोट्स की, तो आप बताइए यूकैरियोट्स में जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है। इस डीएनए से आप बताइए कि जैसे हमने बनाया है एमआरएनए, एमआरएनए, तो आप बताइए इस एमआरएनए में से ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, बताइए कि ये और ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन एक्सॉन है। मतलब इतना सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा और इतना सा टुकड़ा, ये एक्सॉन है। अब अगर ये एक्सॉन है तो आप बताओ कि जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर तो एमआरएनए जो रहता है, एमआरएनए जो रहता है, बोलो वो तो मोनोसिस्ट्रोनिक रहता है सर, मतलब एक ही प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की इंफॉर्मेशन रखता है। अब अगर तीन टुकड़े अलग अलग हैं तो फिर तो प्रोटीन जो है वो टुकड़ों में बननी चाहिए, तो बोलो ऐसा नहीं होता,
ऐसा नहीं होता तो क्या होता है बोलो, तीनों के तीनों टुकड़े जो है एक्सॉन के, इनको जोड़कर एक एमआरएनए प्योर बना लिया जाता है, मैच्योर बना लिया जाता है। इसे मैच्योर एमआरएनए का नाम देते हैं। आगे मैं ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, केवल अभी मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं एक्सॉन और इंट्रॉन्स के बारे में। और आप बताइए कि जो बीच में ये वाले पोर्शंस हैं जिनसे किसी भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होना है, इन्हें हम नाम देते हैं इंट्रॉन्स। मतलब ये वाला जो पोर्शन यहां दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन यहां जो दिखाई दे रहा है, इसे हम नाम देंगे इंट्रॉन्स। तो आप बताइए कि इंट्रॉन्स हाँ, इस एमआरएनए से आगे प्रोटीन बच जाएगी। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये मैच्योर एमआरएनए बनेगा, यहां पर तीनों को जोड़कर यहां पर ये क्या बन जाएगा, मैच्योर एमआरएनए। और इसी मैच्योर एमआरएनए से आगे क्या बन जाएगी, प्रोटीन। तो इसका मतलब प्रोटीन बनाने के लिए तो काम एक्सॉन करते हैं। तो आप बताएंगे कि यूकैरियोट्स में ये जो प्रोसेस है ना, डीएनए से आरएनए बनाकर प्रोटीन बनाने का, वो प्रोकैरियोट की कंपेयर में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि यहां पर आपको इंट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ता है और एक्सॉन को जोड़कर आगे प्रोटीन बनानी पड़ती है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, ये प्रोसेस आगे कैसे चलता है, वो आगे का टॉपिक है, अभी हम करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी की सीक्वेंस में एक्सॉन और इंट्रॉन्स को समझाया गया है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि इंट्रॉन्स, वही बात लिखो कि पार्ट ऑफ आरएनए विच आर नोट कोड फॉर एनी पॉलीपेप्टाइड चेन और द प्रोटीन। जिनके पास तो कोड करने की इंफॉर्मेशन होती हैं उसको बोलते हैं एक्सॉन, और जिनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती उनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो एक्सॉन और इंट्रॉन किसके पार्ट हैं, आरएनए के। सिस्ट्रॉन किसका पार्ट है, डीएनए का। यहां तक की बात आपको समझ में आई। एनसीईआरटी की सीक्वेंस में यही है। अब हम बात करते हैं शुरू ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की, कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता कैसे है। मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। अब हम मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी उसमें हेडिंग लिखती है टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं टाइप्स तो पहले ही बता चुका हूं आपको। अब मैं सीधा शुरू कर रहा हूं ट्रांसक्रिप्शन को, प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, वही बात की भाई, जैसे मान लीजिए ये हमने क्या किया है, एनसीईआरटी के डायग्राम को ही बनाता हूं मैं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे मैच करना उसको। ये वाला और ये वाला, ऐसे डीएनए है हमारे पास। ये डीएनए का थर्ड एंड है, ये डीएनए का फिफ्थ एंड है, ये डीएनए का फिफ्थ और ये डीएनए का थर्ड एंड। यहां आप बता रहे हैं कि ये जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस स्ट्रैंड को हमने लिखा है कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है, और इसे हमने बताया है कि ये टेम्पलेट है। अब कोडिंग के फिफ्थ की तरफ, कोडिंग के फिफ्थ की तरफ ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम प्रोमोटर कहते हैं। और कोडिंग के थर्ड की तरफ ये वाला जो रीजन है, इसे हम टर्मिनेटर कहते हैं। तो टर्मिनेटर रीजन है और प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन के बीच में, प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन के बीच में हम किसको बताएंगे, तो हम बताएंगे, वेरी गुड, स्ट्रक्चरल जीन को। स्ट्रक्चरल जीन को। अब ना एक बात छोटी सी मैं बताता हूं कि आप बताइए कि भाई जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, हालांकि एनसीईआरटी ने हमें ये प्रोसेस जो है वो प्रोकैरियोट्स के बारे में ही लिख के बताया है पूरा, बैक्टीरिया के बारे में ही लिख के बताया है पूरा। यूकैरियोट्स की बाद में बात करिए। तो पहले मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं यूकैरियोट्स की बात करूंगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहां एक चीज को समझना है आपको कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, प्रमोटर साइट की बात करते हैं, या हम टर्मिनेटर साइट की बात करते हैं, तो आपको बताना है कि जो प्रोसेस है
ये होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। लेकिन आपको समझना होगा कि प्रोकैरियोट्स में ये केवल एक ही टाइप का होता है। आगे चल के एनसीईआरटी में आपको पता चलेगा कि यूकैरियोट्स में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। ये एनसीईआरटी में ही है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोकैरियोट्स में वो एक ही टाइप का है। और आप बताइए इसी एक टाइप के आरएनए पॉलीमरेज से आप टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए तीनों ही बना लेते हैं। एक तो ये बात आपको समझनी है। दूसरा बताइए कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, इस प्रोसेस के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए बोलो, एक तो होता है प्रोसेस का इनिशिएशन। प्रोसेस का क्या होता है? इनिशिएशन। दूसरा फिर हम पढ़ते हैं बच्चे एलोंगेशन, और तीसरा हम पढ़ते हैं टर्मिनेशन। मतलब सबसे पहले तो आपको शुरुआत करनी है किसकी? आरएनए को बनाने की। दूसरा करना है आपको एलोंगेशन का काम, और तीसरा करना है टर्मिनेशन का काम। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द आरएनए एंड द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, पेज पलटेंगे अगले पेज पे, तो जैसे ही आप सेकंड पैराग्राफ शुरू करेंगे एनसीईआरटी आपसे बात पूछती है कि प्रोकैरियोट्स में अगर सारे काम, मतलब इनिशिएशन भी, एलोंगेशन भी और टर्मिनेशन भी, अगर अकेला आरएनए पॉलीमरेज करता है तो क्या इसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है? तो आपको बताना है कि ऐसा नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज अकेला ये तीनों काम नहीं कर पाता, उसमें उसको कुछ हेल्पर लगते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे इनिशिएशन की, तो यहां बताएंगे कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसके साथ काम करता है एक सिग्मा फैक्टर। एनसीईआरटी लिख रही है ऐसा, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करवाता है? बोलो इनिशिएशन करवाता है। सिग्मा फैक्टर क्या करवाता है? तो बोलो सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करवाता है। ठीक है। और फिर आप बताएंगे कि भाई एलोंगेशन, मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन अकेला आरएनए पॉलीमरेज करता है, उसमें सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब सिग्मा फैक्टर की जरूरत केवल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए है। और जब आप यहां से आरएनए का फॉर्मेशन कर लेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के काम को बंद करने का काम, मतलब यहां से डीएनए से हटाने का काम जो करता है, वो एनसीईआरटी आपको लिख के दे रही है कि वो होता है एक रो फैक्टर। क्या होता है? रो फैक्टर। तो रो फैक्टर टर्मिनेशन में हेल्प करता है और सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। इसका मतलब आपको बताना है कि ये जो सिग्मा फैक्टर है ये इस एंजाइम का एक को फैक्टर है, ये जो रो फैक्टर है वो इस एंजाइम का एक को फैक्टर है। लेकिन आप बताएंगे कि जब इसे एलोंगेशन करना है, मतलब नया आरएनए बनाना है, उस टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज अकेला काम करता है। एक चीज। दूसरा, जैसे आप सोचें कि इस पॉइंट से हमने आरएनए का सिंथेसिस शुरू करना है और इस पॉइंट तक हमने आरएनए को बनाना है, तो बताइए कि ये आरएनए के लिए इनिशिएशन पॉइंट हो गया आरएनए बनने के लिए डीएनए पर। तो आप बताइए कि सीधा यहां पर आकर नहीं जुड़ता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज। आप बताएंगे कि आरएनए पॉलीमरेज जो कोडिंग स्टैंड की प्रमोटर साइट है, मतलब इनिशिएशन पॉइंट जो है, इससे यहां पर्टिकुलर जगह पर आकर आप बताइए आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर जुड़ता है। इसका मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन यहां से, ये प्रमोटर साइट है, यहां से शुरू करना है। एक पर्टिकुलर साइट होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ आकर जुड़ता है। मतलब सिग्मा फैक्टर जो है वो इस प्रमोटर साइट को आइडेंटिफाई करती है कि यही यही है ट्रांसक्रिप्शन वाला पॉइंट, यहां से शुरू करना है आपको ट्रांसक्रिप्शन। तो सिग्मा फैक्टर आइडेंटिफाई करता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ आकर जुड़ता है, हेल्प करता है, और ये यहां जुड़ गया। अब हुआ क्या कि भाई अभी ना थोड़े दिन पहले, मतलब नीट के एग्जाम की बात कर रहा हूं, इसमें एक क्वेश्चन आया टाटा बॉक्स को लेकर। टाटा बॉक्स को लेकर, है ना। आपको बताना है कि एक होता है प्रिब्नो बॉक्स, एक होता है टाटा बॉक्स। मैं ये नहीं लिख रहा हूं बोर्ड पे क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में है नहीं, तो आपको याद करना भी नहीं। लेकिन होता क्या है कि पढ़ाते टाइम हम बहुत सारी गलतियां, मतलब गलतियां तो क्या कहूंगा कि मुझे लगता है कि बच्चे को मैं ज्यादा से ज्यादा मतलब समझाने की कोशिश कर देता हूं।
मुझे लगता है कि बच्चों को बता देना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया इस बार, उसके एक ऑप्शन में टाटा बॉक्स लिखा हुआ था। टाटा बॉक्स वही वो जगह है जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। लेकिन आपको समझना होगा, मैं अभी आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं प्रोकैरियोट्स का, तो टाटा बॉक्स यूकैरियोट्स में होता है, टाटा या होगनेस बॉक्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में इसे प्रिब्नो बॉक्स के नाम से जाना जाता है। टी ए सीक्वेंस होती है, टाटा बॉक्स की टी ऐसे करके सीक्वेंसेस होती हैं। ये याद करने की जरूरत नहीं है। बच्चा कहते हैं, अब बच्चे को समझाया कैसे जाता है, अरे एग्जाम में आ गया था, ऑप्शन में था। भाई ऑप्शन में था, एग्जाम में आ गया था, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आप उस क्वेश्चन को करके देखिए। नीट 2024 का क्वेश्चन है बच्चे की, जिस बच्चे को टाटा बॉक्स और प्रिब्नो बॉक्स की जानकारी नहीं है तो भी बच्चे का आंसर निकल रहा है। इसका मतलब एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन बनाते टाइम इस बात का ख्याल रखा कि बच्चे का क्वेश्चन एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाए। टाटा बॉक्स ऑप्शन में लिखा हुआ है, मानता हूं मैं बात, एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी बात मानता हूं मैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो क्वेश्चन आपका बिना एनसीईआरटी, मतलब बिना टाटा बॉक्स की और प्रिब्नो बॉक्स की जानकारी के भी हो जाएगा। एनसीईआरटी से सीधा सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, आप करके देखिएगा। इसलिए आपको टाटा बॉक्स और प्रिब्नो बॉक्स पे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको। बस आपको इतना याद कर लेना चाहिए कि टाटा बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स वो साइट होती है जो इनिशिएशन पॉइंट से ठीक पहले होती है, और वहां पर जाकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। ये ध्यान रखिएगा बस आप, ठीक है बात या नहीं। अब आप बताएंगे कि भाई जब ऐसा हो रहा है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलेगा, तो आप बताएंगे कि भाई अब क्या हुआ कि यहां से सिग्मा फैक्टर ने इसको पहचान लिया। फिर आप बताइए कि इनिशिएशन पॉइंट से यहां से आरएनए का बनना शुरू होगा। ये 5th प्राइम है, ये 3rd प्राइम है, और लगातार इस पे आकर नाइट्रोजन बेस जो है बच्चे वो जुड़ना शुरू होंगे। और आप बताइए ट्रांसक्रिप्शन भी चलेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नया आरएनए 5 से 3 की तरफ बनेगा। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हमने कहा था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में आते हैं, ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में आते हैं। तो आपको यह बताना है कि जब ये ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में आते हैं तो यहां जब ट्रांसक्रिप्शन आप करवाते हैं तो आपको बताना है कि यहां पर भी आपको एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी जोड़ना है, क्योंकि आरएनए है ना, आरएनए है तो यूटीपी आएगा। इसका मतलब आप बताएंगे कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोटाइड्स फॉर एलोंगेशन आर ऑल्सो यूज्ड एज ट्राईफॉस्फेट फॉर्म, ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में ही जुड़ते हैं आकर। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि ट्राईफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट निकलकर एनर्जी यूज की जाती है बॉन्ड बनाने के लिए, और यहां जुड़ेंगे जो आरएनए में मिलेंगे वो एएमपी फॉर्म में, सीएमपी फॉर्म में, इसमें यूएमपी फॉर्म में या सीएमपी फॉर्म में होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपको बताना है कि ऐसे चलता है आरएनए पॉलीमराइजेशन का काम, और उसमें दूसरा काम है एलोंगेशन का। किसका काम है? एलोंगेशन का। तो टर्मिनेशन फैक्टर क्या करवाने की कोशिश करता है? बोलो, टर्मिनेशन करवाने की कोशिश करता है। और आपको बताना है कि जो प्रमोटर साइट है वहां पर आकर रो फैक्टर जो है बच्चे, उसके लिए इनिशिएशन फैक्टर काम करता है। तो सिग्मा फैक्टर को हम इनिशिएशन फैक्टर कह सकते हैं, रो फैक्टर को हम टर्मिनेशन फैक्टर कह सकते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन पूरा होता है तो यहां से आरएनए हट जाता है। ये बात आपको क्लियर करनी है। अब इससे आगे एक बात और बताता हूं, वो सुन लीजिएगा ध्यान से। आपको बताना है कि जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में, जैसे मैं बताऊं कि भाई मेरे पास ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ध्यान से सुन लेना, प्रोकैरियोटिक सेल है, और इस प्रोकैरियोटिक सेल का ये मान लीजिए कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है प्रोकैरियोट्स में डीएनए। सही है। आप बताइए कि जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ये वाली जो मतलब फ्लूइड आपको दिख रहा है, ये पूरा बोलो साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में आप बताइए कि इस डीएनए से आरएनए बन रहा है, और डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो ये कौन सा प्राइम है? 5 प्राइम। आप बताइए प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, और डीएनए जो है उससे ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बन रहा है। ये डीएनए जो था उससे लगातार क्या बन रहा है? आरएनए। मतलब ये प्रोसेस कौन सा है?
बताएंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। और ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहां चल रहा है बोलो, साइटोप्लाज्म में। तो आप बताइए कि जब आरएनए यहां से बनता है तो हाथों हाथ प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू हो जाता है। आपको यह समझना होगा कि प्रोकैरियोट्स में जब हम ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बनाकर प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं तो उस प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर अकर्स इन द साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन जो है बच्चे वो साइटोप्लाज्म में। लेकिन प्रोकैरियोट्स में दो बातें, पहली बात कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में होते हैं, और दूसरी बात बताइए अभी ट्रांसक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ है, मतलब आरएनए पूरी तरह से बना नहीं है, उससे पहले ही बोलो ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। साइटोप्लाज्म में ही होना है, जल्दी से काम करवाना है, तो ये क्या करते हैं कि वेट नहीं करते, एमआरएनए बोलो यहां से बनता जाता है और फिफ्थ एंड से ट्रांसलेशन शुरू होता जाता है। इधर बोलो थर्ड एंड पे जाके आरएनए पूरा बनेगा, टर्मिनेशन फोर्थ एंड से हटेगा, तब तक इधर प्रोटीन भी बन चुकी होगी और लास्ट में ट्रांसलेशन करते हुए खत्म कर देंगे। मतलब प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली चलते हैं, साइमल्टेनियसली। लेकिन यूकैरियोट्स में वन आफ्टर अनदर, पहले ट्रांसक्रिप्शन पूरा होगा साइटोप्लाज्म में, फिर वहां से जाएंगे आप न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी साइटोप्लाज्म बोल दिया, पहले ट्रांसक्रिप्शन पूरा होगा न्यूक्लियस में, फिर न्यूक्लियस से आप जाएंगे साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन करने के लिए। तो वन आफ्टर अनदर होता है यूकैरियोट्स में। अब यूकैरियोट्स में ये प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें कि हमें स्प्लाइसिंग प्रोसेस को याद करना है, वो वाला टॉपिक स्प्लाइसिंग प्रोसेस, और आगे की जो जितनी भी जानकारी है उससे रिलेटेड अगला टॉपिक आपका ट्रांसक्रिप्शन के बाद जेनेटिक कोड्स है, जो कि मैं शुरू करूंगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे खत्म करेंगे स्प्लाइसिंग और जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड वाली टेबल भी मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा कि आसानी से कैसे आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस क्लास के लास्ट तक आप जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्लीज उनको सॉल्व करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।